तो एक बड़ा रिसेशन आने वाला है और ये काफ़ी अच्छा समय है हमें जानने के लिए कि अमीर लोग कैसे दिन ब दिन और अमीर होते जाते हैं, खास करके ऐसे समय पर जब पूरी इकोनॉमी एकदम स्लो हो गई है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, पैसे के बारे में उनका नज़रिया कैसा होता है, कुछ इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल बातों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बहुत सारा नॉलेज आपको आज मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल पाटिल और आप देख रहे हैं ग्रोइंग रूपी। पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में हम हर हफ्ते वीडियो डालते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है, मार्केट हिट होने से पहले ही शॉर्ट सेल कर देना। तो आपको पता ही होगा कि अमीर लोग हमेशा अपने स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो पर ध्यान रखते हैं और ऐसे में अगर मार्केट में कोई बड़ी न्यूज़ होती है तो उसके बारे में सबसे पहले उन्हें पता चलता है। जब कोरोना वायरस चाइना में फैल रहा था तब कई अल्ट्रा वेल्थी इंडिविजुअल्स ने अपने शेयर्स को शॉर्ट सेल करना चालू किया था। तो ऐसे जितने भी शॉर्ट सेलर्स थे उन्होंने सबका मिलाकर $50 बिलियन कमाए थे इस कोरोना वायरस के सेल ऑफ के टाइम पे। इसका हमारे पास एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है जो कि है बिलियनियर बिल एकमैन का। बिल एकमैन जो कि एक बिलियनियर है और इसी के साथ साथ CEO है पर्शिंग स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी के, जिन्होंने शॉर्ट सेल करके 27 मिलियन को 2.6 बिलियन में कन्वर्ट किया है, ये प्रेडिक्ट करके कि कोरोना वायरस की वजह से मार्केट क्रैश होने वाला है। दूसरी बात है गवर्नमेंट बेलआउट्स। जब कोई बड़ी कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस जाती है उस टाइम पे गवर्नमेंट उनकी मदद करने के लिए आ जाती है, लेकिन जब कोई इंडिविजुअल बैंकरप्सी की कगार पर होता है तब गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करती है। इसके पीछे एक सिंपल रीज़न है। ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है वो इकोनॉमी का एक पार्ट होती है और वो हज़ारों लोगों को हायर करती है, और अगर वो फेल होती है तो इसका इफेक्ट सीधा गवर्नमेंट को ही होने वाला है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऐसी कंपनीज़ को मदद करती है। ऐसा ही कुछ हुआ था 2008 में बैंक्स के साथ, और शायद अभी भी हो सकता है एयरलाइंस इंडस्ट्री के साथ। तीसरी बात है बॉटम आउट हुए शेयर्स को बाय करना। जैसे ही रिसेशन आ जाता है तो आम लोग पैनिक हो जाते हैं और अमीर लोग शॉपिंग करना चालू कर देते हैं। जी नहीं, मैं यहाँ पर ब्रेड और कोई घरेलू सामान की शॉपिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वो शॉपिंग करने लगते हैं शेयर्स की, क्योंकि रिसेशन के समय में उनको काफ़ी सारे कंपनी के अच्छे अच्छे शेयर्स बहुत ही कम दाम में डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाते हैं। एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए रिसेशन एक बिग बिलियन डेज जैसा है। तो चौथी बात है जो अमीर लोग करते हैं वो है कि बैंकरप्ट कंपनीज़ को बाय करना। एक पूरी की पूरी कंपनी जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, रॉ मटेरियल्स और फुल्ली ट्रेंड एम्प्लॉयज़ आते हैं तो नॉर्मल समय में इस कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ऐसी कंपनी को ख़रीदना जो कि बैंकरप्सी की कगार पर है उसकी कीमत कुछ परसेंटेज में होगी। जो काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं वो अपने कंपटीटर या फिर अपने टेंजेंट बिजनेस पर नज़र रखे हुए होते हैं कि कब वो कोलैप्स होता है और मैं उसे ख़रीद लेता हूँ। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल हो सकता है एयरलाइन इंडस्ट्री। हालांकि अब कोई ट्रैवल नहीं कर रहा है इसलिए वो पैसे नहीं कमा पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि एयरलाइन इंडस्ट्री में कुछ वैल्यू नहीं या फिर एयरलाइन बिजनेस में कुछ वैल्यू नहीं है, बस उसका अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पाँचवीं बात है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट बॉन्ड में बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स का ही पैसा होता है जिस पर आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता है, लेकिन रिस्क काफ़ी कम होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, तो अमीर लोग इन बॉन्ड्स को काफ़ी बल्क में ख़रीद लेते हैं जिस पर इनको काफ़ी सारा इंटरेस्ट मिल जाता है। जो इकोनॉमिकली डेवलप देश है वो ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। ऐसा करने से नए पैसे छापने की ज़रूरत नहीं पड़ती। छठी बात है इंश्योरेंस। अब आप बोलोगे कि भला इंश्योरेंस से कौन करोड़पति बनता है। मैं भी ऐसा ही सोचता था जब तक मैंने इस न्यूज़ के बारे में पढ़ा। क्या आप टेनिस मैचेस देखते हो? अगर नहीं भी देखते तो आपको विंबलडन टेनिस तो पता ही होगा। तो पिछले 20 सालों से विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट पे कर रहा है प्रीमियम पैंडेमिक इंश्योरेंस के लिए। तो विंबलडन ने अभी तक 30 मिलियन तक का इंश्योरेंस पे किया है, और अभी जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक चालू है इसके चलते उनको 140 मिलियन मिलने वाले हैं, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और ये बस अकेले नहीं है, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो अलग से पे कर रहे हैं ऐसे स्पेसिफिक टाइप के इंश्योरेंस के लिए। और पिछले कुछ समय में बहुत सारे लोगों ने पैंडेमिक इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया है। और सातवीं बात है रियल इस्टेट को कम दाम में ख़रीदना। तो सिर्फ कंपनीज़ ही नहीं है जो कि स्ट्रगल कर रही है। अगर हम एसेट के हिसाब से देखें तो रियल इस्टेट एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। हम लोग हैं जो इस प्राइस को अफोर्ड नहीं कर सकते, और जब अमीर लोग इस प्राइस को कुछ फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट में ख़रीद लेते हैं। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हिट हुआ है वो है कमर्शियल रियल इस्टेट। और आने वाले 18 महीनों में हम लोग बिगेस्ट ड्रॉप देखने वाले हैं रेजिडेंशियल डेवलपमेंट में।
तो जो डेवलपर्स है और जो बिल्डर्स है वो क्रेडिट पर काम कर रहे हैं, ऐसा सोच के कि आने वाले समय में इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। लेकिन रेट ज़्यादा होने के कारण काफ़ी सारे लोग हैं जो इनको अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो बैंक से लोन लिया है वो तो वापस करना ही पड़ेगा। 8वां पॉइंट है कि बहुत सारे लोगों को काम चाहिए और ऐसे में बिजनेस करना काफ़ी सस्ता हो गया है। रिसेशन उन लोगों के लिए अच्छा है वो जो अपने बिजनेस को कैसे चलाना है वो जानते हैं। ऐसे में कई सारे लोगों के जॉब चले गए हैं और जिनके बच्चे हैं वो खुद को काफ़ी थैंकफुल मानते हैं। और ऐसा होने से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी कम हो जाती है और इससे एक इम्बैलेंस बन जाता है। ऐसे में काफ़ी सारे लोगों को काम चाहिए और जो बिज़नेस ओनर्स है उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है। 9वां पॉइंट है रॉ मटेरियल को स्टॉक करके रखना। आपने पिछले कुछ दिनों से ऑयल की प्राइस में ड्रॉप तो देखा ही होगा। तो अभी जिस तरह के हालात चालू है इस समय में कोई भी बिजनेसेस रॉ मटेरियल लेना बंद कर देती है। ऐसे में रॉ मटेरियल की डिमांड कम हो जाती है, इसलिए उसकी प्राइस भी कम हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ऑयल और गैस उनके इंट्रिंसिक वैल्यू खो चुके हैं। इसका बस ये मतलब है कि लोग उसको अभी यूज़ नहीं कर रहे। तो जो अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत सारा कैश है वो इन मटेरियल को स्टॉक करके रखते हैं और रिसेशन ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं, और जब इनकी प्राइस नॉर्मल आ जाती है तब ये लोग बेचने के लिए तैयार होते हैं। 10वां पॉइंट है गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट को लोग चाहिए काम करने के लिए। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होते हैं गवर्नमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ बिजनेसेस को देती है और ज़्यादातर समय पर गवर्नमेंट काफ़ी बड़े बिजनेस को ही कॉन्ट्रैक्ट देती है जिससे कि वो और लोगों को हायर कर सके और काम दे सके। तो अगर किसी बिज़नेस को गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं तो उस बिज़नेस पर रिसेशन का कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। 11वां पॉइंट है कि अमीर लोग ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं जो रिसेशन के टाइम पर ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो अभी के इस पैंडेमिक वाले समय में ई कॉमर्स खास करके फूड और प्रोडक्ट डिलीवरी वाले बिजनेस ज़्यादा चल रहे हैं, और इसी के साथ साथ कुछ ऑनलाइन एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स ये भी काफ़ी बूम पर है। और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जिस सेक्टर में है उसका नाम है फार्मा सेक्टर। तो जो अल्ट्रा वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं वो हर तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। इसी के साथ जो छोटे छोटे स्टार्टअप होते हैं वो भी इस समय काफ़ी प्रॉफिटेबल बन जाते हैं, जैसे कि एयरबीएनबी और ऊबर 2008 के रिसेशन के बाद काफ़ी ग्रो हो चुके थे। तो ये अमीर लोग आने वाले स्टार्टअप पर नज़र रखे हुए होते हैं और अर्ली इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं। अभी हाल ही में फेसबुक कंपनी ने जियो में इन्वेस्ट किया है, तो ये इस बात का एक एग्जांपल हो सकता है। तो आपका क्या कहना है? क्या आपके पास कुछ आइडियाज़ है जिससे कि आप इस रिसेशन में भी पैसे कमा सकते हो? है तो उनको नीचे कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके लिए एक बोनस पॉइंट भी है। ये रिसेशन तय करता है कि आने वाला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कौन सी कंट्री होने वाली है। अगर आप इकोनॉमिकल हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरी इकोनॉमी एक साइकिल में चलती है। हर 50 से 100 सालों के बाद एक मेजर शिफ्ट आता है इंटरनेशनल हायरार्की में। दूसरे महायुद्ध के बाद यूएसए काफ़ी दमदार देश बनकर आगे आया था। इससे यूएसए को कई फ़ायदे हुए। गोल्ड स्टैंडर्ड को निकाला गया और डॉलर को इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी बना दिया, लेकिन चांसेस है कि आने वाले समय में चाइना उसको ओवरटेक कर जाए। हमें से कई लोगों को यह बात पता नहीं है कि चाइना कई समय तक वर्ल्ड का लीडर रहा है, लेकिन इस चेंजेस के बारे में बुरी बात यह है कि ये चेंज इतने आसानी से आते नहीं है। ये चेंजेस किसी वॉर या फिर ग्रेट डिप्रेशन के बाद ही आते हैं, और हम अभी एक साइकिल के एंड में आ चुके हैं। तो बस देखना यह है कि चाइना यूएस को ओवरपावर करके नंबर 1 लीडिंग इकोनॉमी बन पाएगा कि नहीं, या फिर आपको लगता है कि इंडिया आने वाले समय में एक नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा। हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि ऐसे बदलते समय के साथ आप खुद को भी ग्रो करोगे। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के कमेंट में ग्रो लिखिए। इससे क्या होगा, इससे बस मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखा है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारा नॉलेज मिल गया होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।